ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो कि मेंडलिज्म से बिलोंग करता है। इससे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि माता पिता के वे लक्षण जो संतान में वंशागत होते हैं, उन लक्षणों को क्या कहा जाता है? आनुवांशिक लक्षण। और विज्ञान के इस ब्रांच को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स या आनुवांशिकी। अगर हम बात करें कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो इसमें नाम आता है जॉन ग्रेगर मेंडल। जॉन ग्रेगर मेंडल के बारे में आपने 10th में इसके बारे में स्टडी की है। 10th में ये टॉपिक हुआ करता था जेनेटिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि जॉन ग्रेगर मेंडल, जो कि ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, और इन्होंने वहाँ के एक चर्च में इन्हें एक स्थान मिला था जिसे हम कहते हैं पादरी का स्थान। तो वहाँ पर रहकर इन्होंने रिसर्च किया, क्योंकि वहाँ पर ये रहते थे। तो वहाँ के एक बगीचे के अंदर हमने देखा कि इन्होंने रिसर्च किया मटर के प्लांट्स पर जो रिसर्च किया, उस आधार पर इन्होंने दो प्रकार के क्रॉस के बारे में बताया। एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा है डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? तो मोनोहाइब्रिड के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक संकर संकरण। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक संकर संकरण। आपको मैं बता दूं कि जब एक जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर कोई क्रॉस करवाया जाता है, यानी कि संकरण करवाया जाता है, तो उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब एक जोड़ी प्लांट्स के मध्य या एक जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर कोई क्रॉस करवाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? एक संकर संकरण। एक संकर संकरण को मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझाया, जिसे हम नेक्स्ट करेंगे। देखो, एक संकर संकरण को करने के लिए मेंडल ने कैपिटल टी और कैपिटल टी, एक तरफ हम लेते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी को यहां पे कहा जाता है जनक। कैपिटल टी और स्मॉल टी को जनक कहा जाता है। कैपिटल टी को मेंडल ने क्या कहा? शुद्ध लंबा प्लांट। और इसे कहा शुद्ध बोना प्लांट। कैपिटल टी से क्यों नाम दिया गया? कैपिटल टी का मतलब होता है, यहाँ पे इसका जो पहला वर्ड है टी, उसका मतलब होता है टॉल यानी लंबापन। तो मेंडल के इस जो क्रॉस में कैपिटल टी को नाम दिया गया टॉल यानी लंबापन। और दोनों ही जो गैमेट्स हैं युग्मक हैं, दोनों ही एक समान हैं,
इसीलिए इसे क्या कहा गया, शुद्ध या समयुग्मजी भी कहा जाता है। इसी प्रकार दोनों ये भी दोनों स्मॉल टी जो है वो भी किस प्रकार के हैं, दोनों समान है, जिस कारण इन्हें शुद्ध नाम दिया गया। और लंबेपन के विपरीत इसे दूसरा नाम दिया गया बोनापन, यानी शुद्ध बोना प्लांट। यहाँ से मेंडल ने प्राप्त किए गैमेट्स, जिनको हम बोला जाता है, हम यहाँ कहते हैं युग्मक। ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये हमने प्राप्त कर लिए युग्मक। इन युग्मकों में जब क्रॉस करवाया जाता है तो हमें जो प्लांट प्राप्त होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस कैपिटल टी और स्मॉल टी को नाम दिया जाता है अशुद्ध लंबा प्लांट, अशुद्ध लंबा प्लांट। इन दोनों के संकरण से जो प्लांट्स हमने प्राप्त किए, उस प्लांट्स की पीढ़ी को नाम दिया गया F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी। अब हम सोच रहे हैं कि इसे अशुद्ध लंबा प्लांट क्यों कहा, क्योंकि देखो अशुद्ध ये इसलिए है क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही क्या है, डिफरेंट है। एक तरफ कैपिटल टी है, दूसरी तरफ स्मॉल टी है, तो दोनों ही प्लांट जो है, यानी दोनों ही जो एक जोड़ा है, इन दोनों में अशुद्ध का गुण आ चुका है, इसीलिए इसे क्या कहा, अशुद्ध। और लंबापन क्यों कहा, क्योंकि इसमें जो पहला टी है वो किस प्रकार है, कैपिटल, तो इसे क्या कहा गया, अशुद्ध लंबा प्लांट। मेंडल ने F1 पीढ़ी से कौन सी पीढ़ी प्राप्त की, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी जो प्राप्त की मेंडल ने, उसमें किस प्रकार के प्लांट निकल कर आते हैं, क्योंकि देखो F1 पीढ़ी में तो मेंडल ने जितने भी प्लांट्स प्राप्त किए सारे के सारे किस प्रकार के थे, लंबा अशुद्ध लंबे प्लांट्स थे। यानी मेंडल ने अपनी बाड़ी में जो प्लांट्स उगाए थे उनमें देखा उसने कि F1 जनरेशन में जो प्लांट्स प्राप्त होते हैं वो किस प्रकार के हैं, अशुद्ध लंबे प्लांट। इसके अलावा मेंडल ने फिर F2 पीढ़ी प्राप्त की, मेंडल ने F2 पीढ़ी प्राप्त की। उस F2 पीढ़ी को इन्होंने चेकर बोर्ड की सहायता से समझाया। ये बन गया चेकर बोर्ड। और इस चेकर बोर्ड में मेंडल ने जो F1 जनरेशन में प्लांट्स प्राप्त किए थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस तरफ भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखो इस चेकर बोर्ड में पहले का क्रॉस किसके साथ, तो कैपिटल टी, इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इन दोनों से क्या आएगा, स्मॉल टी। अब आप इसमें देख रहे हो कितने प्रकार के प्लांट्स हमें प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर 1, 2 और 3। इसे हम जानते हैं, क्या नाम देते हैं, शुद्ध लंबा प्लांट। और इसे क्या नाम देते हैं, अशुद्ध लंबा प्लांट। इसे शुद्ध बोना प्लांट। और जो ये लास्ट में हमें मिला, ये किस प्रकार का है, अशुद्ध लंबा प्लांट। देखो इसमें हमें 3 प्रकार के प्लांट्स प्राप्त हो रहे हैं, शुद्ध लंबा प्लांट, 2 अशुद्ध लंबे प्लांट और 1 शुद्ध बोना प्लांट। इसी के आधार पर मेंडल ने इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात निकाला। देखो जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप को हम क्या कहते हैं हिंदी में,
हम जीनोटाइप को कहते हैं जीन प्रारूप, और फिनोटाइप को हम कहते हैं लक्षण प्रारूप। क्या फर्क होता है जीनोटाइप में और फिनोटाइप में? तो देखो, फिनोटाइप जो होता है, जब किसी जीव के बाह्य लक्षणों को यानी बाहरी लक्षणों को ध्यान में रखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप। जबकि जीनोटाइप जो होता है उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे शुद्ध, अशुद्ध और शुद्ध को काउंट करते हैं। तो देखो किस प्रकार से इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप बना। इसका जीनोटाइप अनुपात बनता है 1:2:1 और फिनोटाइप अनुपात आता है 3:1। जो जीनोटाइप अनुपात है उसमें सबसे पहले देखो 1, एक पौधा किस प्रकार का है? शुद्ध लंबा। 2 पौधे किस प्रकार के हैं? अशुद्ध लंबे। और एक पौधा किस प्रकार का है? शुद्ध बोना प्लांट्स। और अगर फिनोटाइप की बात करें तो मैंने आपको बताया, जब हम बाहरी स्ट्रक्चर को देख के किसी के बारे में बताते हैं तो वो क्या होता है? उसका फिनोटाइप। फिनोटाइप देखो 3:1। 3:1 का मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ लंबापन और बोनापन देखना है। तो यहाँ पे लंबापन की अगर प्लांट्स देखें तो 3 लंबे प्लांट्स हैं, यानी लंबापन इसमें भी प्रभावी है, इसमें भी प्रभावी है, इसमें भी प्रभावी है। तो 3 प्लांट्स तो कैसे हमें प्राप्त हो गए? यहाँ पे लंबे प्राप्त होते हैं, जबकि एक प्लांट जो है वो कैसा प्राप्त होता है? बोना प्राप्त होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? 3:1 का। इसी चेकर बोर्ड को एक अन्य तरीके से भी समझाया जा सकता है, जो कि देखो किस प्रकार है। अगर इसी जो चेकर बोर्ड हमने बनाया इसको हम किसी क्रॉस के माध्यम से समझाएं, जैसे कि देखो यहां पे मैंने ले लिया कैपिटल टी, सेम वही प्रोसेस है, थोड़ा तरीका अलग है। हम जानते हैं ये क्या है? जनक। और यहां पे जो हमें प्राप्त होंगे वो क्या होंगे? युग्मक। हम 1 बाय 1 क्रॉस करवाते हैं। तो फर्स्ट का क्रॉस जब हम फर्स्ट के साथ करवाते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। फिर इसी फर्स्ट का क्रॉस हम करवाते हैं इसके सेकंड के साथ, तो क्या प्राप्त हुआ हमें? कैपिटल टी स्मॉल टी। सेकंड का क्रॉस फर्स्ट के साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी, और सेकंड का क्रॉस सेकंड के साथ करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आप ये देख सकते हो कि ये जो प्लांट्स है ये शुद्ध लंबा प्लांट है, और वो किस प्रकार का प्लांट है? शुद्ध बोना प्लांट। इनको हमने जनक कहा या जनक पीढ़ी कहते हैं। जनकों से हमने प्राप्त कर लिए क्या? युग्मक प्राप्त कर लिए। और युग्मकों में जब क्रॉस करवाया जाता है तो यहाँ पे हम जानते हैं हमें कौन सी पीढ़ी, कौन सी जनरेशन प्राप्त होती है? F1 पीढ़ी। इस F1 पीढ़ी को हमने एक अन्य, ये जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई है इसमें हम देखते हैं कि चारों प्लांट्स 1 2 3 4 चारों के चारों प्लांट्स किस प्रकार के हैं? यहाँ पे अशुद्ध लंबे। कोई भी प्लांट्स ऐसा नहीं है जो कि शुद्ध हो, क्योंकि देखो हमने दोनों ही प्लांट्स कैसे लिए थे? शुद्ध लिए थे। ये शुद्ध लंबा पौधा था और वो शुद्ध बोना पौधा था। इससे हमें कैसे प्लांट्स प्राप्त हुए? अशुद्ध प्राप्त हुए। तो ये तो थी F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी से हमने कौन सी पीढ़ी प्राप्त की? मेंडल ने F1 पीढ़ी के बाद कौन सी पीढ़ी प्राप्त की? F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी के अंदर जो प्लांट्स हमें प्राप्त हुए थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इस तरफ भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी। जैसे हमने पहले क्रॉस करवाया था वैसा ही क्रॉस करवाना है। फर्स्ट का क्रॉस फर्स्ट के साथ क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। फर्स्ट का क्रॉस सेकंड के साथ कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी।
अब देखो इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो यहाँ पे हमें कैसा प्लांट प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब हम सेकंड का क्रॉस सेकंड के साथ करवाते हैं तो हमें दोनों ही प्लांट्स जो प्लांट प्राप्त हो रहे हैं, एक और एक दो, तो किस प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं। देखो इस प्लांट को क्या नाम देंगे, शुद्ध लंबापन यानी शुद्ध लंबा पौधा। ये दोनों ही प्लांट्स किस प्रकार के हैं, अशुद्ध लंबा प्लांट्स। नेक्स्ट जो हमें प्राप्त हुआ वो किस प्रकार का है, शुद्ध भुना प्लांट। इसका भी अनुपात आप देख लो, मैंने जैसे पहले बताया था आपको, इस डायग्राम को ढंग से देखो तो हमें इसमें 1, 2 एंड 3 तीन प्रकार के प्लांट्स प्राप्त हो रहे हैं। अगर इसके हम जीनोटाइप और फिनोटाइप को देखें तो वही अनुपात निकल के आता है जो हमने इससे पहले किया था। जीनोटाइप अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2:1, और फिनोटाइप अनुपात क्या आएगा, 3:1। देखो जीनोटाइप और फिनोटाइप के अंदर फिनोटाइप 3:1 यानी प्लांट्स जो हमें प्राप्त हुए वो किस प्रकार के थे, लंबेपन के इसमें जो गुण थे वो कितने हैं। देखो 2 प्लांट्स तो ये रहे, एक प्लांट्स ये रहा, 3 पौधे लंबे हो गए और एक पौधा कैसा हो गया, बोना पौधा। जीनोटाइप की बात करें, एक शुद्ध लंबा प्लांट, 2 अशुद्ध लंबे प्लांट और एक शुद्ध बोना प्लांट। ये तो था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण। अब इसके बाद हम बात करते हैं द्विसंकर संकरण की। तो द्विसंकर संकरण को करने से पहले हमें इसके बारे में जानना आवश्यक है कि मेंडल ने जो प्रयोग किए, क्योंकि मेंडल से पहले भी कई वैज्ञानिकों ने इस प्रकार का प्रयोग किए होंगे। तो मेंडल ने जो प्रयोग किए उसकी सफलता के क्या कारण रहे होंगे, तो देखो मेंडल की सफलता के कारणों के बारे में हम जानते हैं कि मेंडल की सफलता के क्या क्या कारण थे। मेंडल की सफलता के कारण सबसे पहला कारण क्या रहा होगा, मेंडल की सफलता का सबसे पहला कारण क्या रहा होगा। मेंडल की सफलता के, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें सफलता के क्या कारण रहे। तो सबसे पहला सफलता का मेंडल की सफलता का सबसे पहला कारण रहा कि मेंडल ने जो प्लांट्स लिए थे वो किस प्रकार के थे, आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे। आनुवांशिक रूप से किस प्रकार के थे, आनुवांशिक रूप से शुद्ध थे। नंबर 2, अगर बात करें हम, मेंडल ने जो प्लांट्स लिए वो तो थे आनुवांशिक रूप से शुद्ध, और मेंडल ने जिन प्लांट्स का अध्ययन किया यानी जिन पादपों का अध्ययन किया मेंडल ने जितने भी पादपों का अध्ययन किया उनका लेखा जोखा रखा, रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं हम। नंबर 3, इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं मेंडल की सफलता के। तो देखो मेंडल की सफलता के अन्य कारणों को अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि मेंडल ने
जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उनका लेखा जोखा तो रखा ही, इसके अलावा जो मेंडल ने प्रयोग किया उसके अंदर उन पादपों का क्रमबद्ध अध्ययन भी किया, पादपों का क्रमबद्ध अध्ययन भी किया। इसमें सबसे मेन बात नहीं, कितनी देर की होगी? 20 मिनट के चल चलानी है कि हैं? हाँ, तो मेंडल की सफलता का चौथा कारण था कि मेंडल से पूर्व जितने भी वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, मेंडल से पूर्व जितने भी वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया उनको उनमें असफलता मिली, लेकिन मेंडल की सफलता का एक मुख्य कारण क्या था कि मेंडल ने जो भी प्रयोग किए उनको योजनाबद्ध तरीके से किया। लिखने को तो इसमें हम बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं हमें वही ध्यान में रखने हैं। सबसे बड़ी बात, मेंडल ने जो प्रयोग किए उसकी सफलता का एक और कारण, जो मुख्य कारण बना कि मेंडल ने F1 पीढ़ी का अध्ययन तो किया, उसके साथ F2 पीढ़ी और F3 पीढ़ी, ये तीनों पीढ़ियों का निरंतर अध्ययन भी किया, निरंतर अध्ययन भी किया। नेक्स्ट कारण, मेंडल ने जो प्लांट्स लिए थे वो शुद्ध तो थे ही, उसके अलावा मेंडल ने जो प्लांट्स लिए वो आनुवांशिक रूप से शुद्ध तो थे ही, इसके अलावा हेल्थी भी थे, स्वस्थ भी थे। यानी मेंडल के द्वारा चुने गए पौधे स्वस्थ थे। एक अन्य कारण, ये आपने नोट कर लिया होगा, एक बार देख लो इसको और नोट कर लो, बाकी आप इसे अपने तरीके से लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर जो मैं समझा रहा हूँ आपको वो एक शॉर्ट टर्म के रूप में लिख रहा हूँ, ठीक है। मेंडल की सफलता के कारण क्या थे। इसके अलावा देखो, हम एक पॉइंट और लिखते हैं इसमें, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागन की क्रिया करवाई। अब स्वपरागन की क्रिया क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वपरागन की क्रिया के अंदर मेंडल ने जो F1 पीढ़ी में पौधे उगाए थे उन्हीं का आपस में क्या करवा दिया गया, क्रॉस करवा दिया गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्वपरागन की क्रिया। और मेंडल ने कुछ प्लांट्स के अंदर और भी रिसर्च किए, लेकिन मेंडल को इन प्रयोगों के अंदर हम जानते हैं कि क्या मिली, सफलता ही मिली। अब हम करने जा रहे हैं, मेंडल ने, ये तो थे कारण मेंडल की सफलता के कारण। अब बात आती है कि मेंडल ने जो प्रयोग किया उसके लिए उसने मटर के पौधे को ही क्यों चुना। प्लांट्स तो कोई और भी ले सकते थे, लेकिन मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं।
अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? तो देखो, सबसे पहला कारण, मटर का पौधा जो है वो किस प्रकार का होता है। तो देखो, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना, उसका पहला कारण था मटर का जो पौधा होता है एक वर्षीय होता है। दूसरा, अर्थात मटर के पौधे में, मटर का पौधा हम ये कह सकते हैं वार्षिक होता है। वार्षिक का मतलब एक वर्ष में उसकी कई पीढ़ियां प्राप्त की जा सकती है। मटर का पौधा वार्षिक होता है, एक वर्षीय होता है, जिसमें कई पीढ़ियां प्राप्त की जा सकती थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कारण, मटर के पौधे में जो मटर का पौधा होता है वो द्विलिंगी होता है। किस प्रकार का होता है? द्विलिंगी। मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। तीसरा कारण जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, मटर का जो पौधा होता है, मटर के पौधे में अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पौधे में अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट कारण, यानी मटर के पौधे को क्यों चुना, तो उसका नेक्स्ट जो है उसके बारे में हम अध्ययन करें। तो मटर के पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है। यानी कि किसी भी बगीचे में मेंडल ने जो मटर का पौधा उगाया बगीचे के अंदर, वो आसानी से उगाया जा सकता है। पांचवा कारण कि जो मटर का पौधा होता है, मटर का जो पौधा होता है उसके पुष्प जो होते हैं, उसके पुष्प जो होते हैं उनमें यानी कि मटर का जो पौधा होता है उसकी पुष्प की संरचना इस प्रकार होती है कि उनमें
उत्पादन भी आसानी से करवाया जा सकता है। तो ये कारण थे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना। बाकी स्टूडेंट्स कुछ कारण और भी रहे होंगे जिनके बारे में हमने अध्ययन किया हुआ है, जैसे कि मटर का पौधा जो होता है, इसको अगर हम बड़ा लिखें तो हम ये कह सकते हैं मटर का पौधा जो होता है वो द्विलिंगी होता है। मतलब एक ही मटर के पौधे में, एक ही पौधे के अंदर द्विलिंगी का मतलब दो गुण, दो लिंग यानी नर और मादा दोनों के गुण एक ही प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये तो थे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना, उसके कारण। अब इसके बाद हम करेंगे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो भी प्रयोग किया उसमें मैंने आपको इससे पहले एक संकर संकरण की प्रक्रिया करवाई थी। अब हम करेंगे द्विसंकर संकरण की प्रक्रिया। मैं आपको एक बात और ये बता दूं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के अंदर मटर के जो लक्षण थे, यानी मटर के पौधे के जो गुण थे, वो 7 जोड़ी लक्षणों पर आधारित थे। जिसमें हम बात करते हैं कि मटर के जो 7 जोड़ी लक्षण थे उनमें से मेंडल ने एक ही गुण को अपनाया जिसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया, यानी कि लंबापन और बोनापन। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया एक संकर संकरण में, उसमें मेंडल ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधों के मध्य क्रॉस करवाया। इसके अलावा मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें बीज की आकृति, फली की आकृति, बीज का रंग, बीज पत्र का रंग, उस पर भी रिसर्च किया। लेकिन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वो मेनली किस पर डिपेंड था, यहाँ पर मटर के लंबेपन और बोनेपन पर प्रभावी था। तो अब हम बात करते हैं, ये तो था मेंडल से रिलेटेड कुछ बातें जो कि हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट हम करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। इससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि हमारी जो बीएससी फाइनल ईयर की बुक है मेंडलिज्म वाली, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है मेंडलिज्म यानी मेंडेलियन जेनेटिक्स, उसके अंदर एक संकर संकरण क्रॉस को एनिमल्स के माध्यम से भी समझा रखा है, एनिमल्स के माध्यम से भी समझा रखा है। वह चीज वही है, उसमें उन्होंने थोड़ा सा फर्क किया है। बाकी हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो देखो, मेरा हाथ आया था क्या? ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहिए। तो ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उससे रिलेटेड कुछ बातें। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण की प्रक्रिया। थैंक यू।